सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य में सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में जायस नामक स्थान पर हुआ था। इसी कारण इनका नाम जायसी पड़ा, यानी जायस नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था, इसीलिए इनका नाम मलिक मोहम्मद जायसी पड़ा। इनकी मृत्यु 1542 ईस्वी में हुई। जब ये 7 वर्ष के थे तब उन्हें चेचक हो गया था, जिसकी वजह से इनकी एक आंख खराब हो गई थी, आंख, और एक कान है वो खराब हो गया था। यानी ये मानो कि 7 वर्ष की अवस्था के बाद में ये काने हो गए थे और ये देखने में बहुत ही कुरूप थे। इनके गुरु का नाम शेख मोहदी यानी मुहीउद्दीन माना जाता है। कुछ बोलते हैं सैयद अशरफ को मानते, कुछ शेख बुरहान को मानते। तो आपको इनके गुरु का नाम तीनों याद रखने हैं, शेख मोहदी, सैयद अशरफ, शेख बुरहान। जायसी भक्ति काल के निर्गुण प्रेम मार्गी काव्य धारा के प्रमुख कवि है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिनमें नंबर 1 पद्मावत, नंबर 2 अखरावट, नंबर 3 आखिरी कलाम, नंबर 4 चित्ररेखा, नंबर 5 कहरनामा और नंबर 6 में है मसलानामा। इस तरह की इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिनमें इनकी अक्षकृति का प्रमुख आधार जो ग्रंथ है वो है पद्मावत। पद्मावत एक महाकाव्य है जिसमें शेर शाह सूरी की प्रशंसा की गई है। उसके बाद अखरावट है, उसमें वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से चौपाइयाँ लिखी गई है। यानी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्व है उससे चौपाइयाँ लिखी गई है। उसके बाद चित्ररेखा में जो है चित्ररेखा वो एक लघु प्रेम कथा है जिसमें चंद्रपुर की राजकुमारी चित्ररेखा और कन्नौज के राजकुमार प्रीतम कुंवर की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। उसके बाद में कहरनामा और मसलानामा। अब हम बात करते हैं पद्मावत की। इनकी प्रमुख कृति पद्मावत। इसका रचनाकार 1540 ईस्वी में, हिजरी संवत जो मानते हैं वो 947 माना गया है। ये जो पद्मावत है कृति उसमें 57 खंडों में विभाजित है। ये इसकी भाषा है वो अवधी है और शैली दोहा चौपाई शैली में लिखी गई है। यानी पद्मावत जो रचना है वो 1540 में लिखी गई, 57 खंडों में, भाषा अवधी और शैली है दोहा चौपाई शैली। पद्मावत, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, पद्मावत का बांग्ला अनुवाद यानी बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया? मगन ठाकुर ने आलो उजालो, ये ध्यान रखिए, मगन ठाकुर है, उन्होंने आलो उजालो नामक एक कवि है उनसे करवाया था बांग्ला भाषा में अनुवाद। करने वाले मगन ठाकुर, उन्होंने किससे करवाया? आलो उजालो नाम से एक कोई कवि थे, उनसे इनका बांग्ला भाषा में यानी पद्मावत जो रचना है अवधी भाषा की उसको बांग्ला भाषा में अनुवाद करवाया था। शेर शाह जो दिल्ली के शासक थे उस समय ये लिखी गई है पद्मावत। और शेर शाह सूरी की जो शेर शाह है उसकी प्रशंसा का वर्णन इसमें मिलता है। किसमें? पद्मावत में। यानी ऐसे लिखा था कौन से शहंशाह की प्रशंसा का वर्णन पद्मावत में मिलता है? तो शेर शाह का। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां हैं वो अधिकतर फारसी भाषा में है, यानी जो भाषा है उनकी वो है फारसी भाषा। इसमें है चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंहलदीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाह का मार्मिक वर्णन है। यानी जो पद्मावत है उसमें चित्तौड़ का राजा है उसका नाम है रतन सेन, सिंहलदीप की राजकुमारी यानी श्रीलंका की राजकुमारी उसका नाम है पद्मावती, उसके प्रेम विवाह का मार्मिक वर्णन किया गया। ये साहित्य आप सभी ने पढ़ी होगी, जो हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं उन सभी को पद्मावत के बारे में पता है। इस जो पद्मावत का पूर्वार्ध भाग है वो कल्पना प्रधान है यानी काल्पनिक है और उसमें विवाह की कथा है, और उत्तरार्ध भाग है वो ऐतिहासिक है जिसमें विवाह के बाद की कथा है। अब देखिए जो पद्मावत है उसके बारे में किसने क्या कहा, कुछ बातें लिखी हुई है। जैसे प्राकृत साहित्य का इतिहास ग्रंथ है जो डॉक्टर हरदेव बाहरी ने लिखा था, उनके अनुसार पद्मावत का रचना का मूल स्रोत है रतन शेखर कथा। यानी वो मानते हैं कि पद्मावत जो रचना है उसका मूल स्रोत है वो रतन शेखर कथा से, प्राकृत भाषा में रचित है रतन शेखर कथा, उससे लिया गया है, यानी कि मूल स्रोत वो है। उसके बाद देखिए जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार क्या है? पद्मावत, जिसके पढ़ने से प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। यानी जायसी के बारे में रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये, वो कहते हैं कि जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार पद्मावत है, जिसके पढ़ने से प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। क्या लोक पक्ष में,
क्या अध्यात्म में दोनों ओर उसकी गूढ़ता और गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है। ये बात किसने कही थी? रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत के बारे में। पद्मावत में विभिन्न पात्र जो हैं वो दार्शनिक तत्वों के प्रतीक के रूप में हैं। इस दृष्टि से उसे रूपक काव्य कहा जाता है। रूपक काव्य पद्मावत को कहा जाता है क्योंकि उसमें जो पात्र है वो दार्शनिक तत्वों के प्रतीक माने गए हैं। जैसे पद्मावत में वर्णित जो पात्र है, जैसे रतन शेखर है, उसको माना गया मन यानी साधक के रूप में। पद्मावती है, उसको बुद्धि का प्रतीक माना गया है। हीरामन तोता है, गुरु का प्रतीक माना गया है। नागमती जो रतन शेखर की पहली पत्नी थी, उसमें उसको सांसारिक आकर्षण का प्रतीक माना गया है। उसके बाद राघव चेतन है, उसे शैतान का प्रतीक माना गया है। वो जो पद्मावत है जिसमें 57 खंड है यानी 57 भाग है, उसमें नागमती वियोग खंड भी है, वो 30वां खंड है। ध्यान रखिए आप, क्योंकि हम कथा पढ़ते हैं तो क्योंकि पद्मावत है तो पद्मावत का ही लगता है कि उसमें वर्णन होगा, तो उसमें एक नागवती वियोग खंड भी है जो रत्न सेन की पत्नी थी। अब देखिए रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत के बारे में 3 कथन कहे हैं। कौन कौन से? पद्मावत को रूप लोभ की संज्ञा दी। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यानी पद्मावत जो रचना है उसको रूप लोभ की संज्ञा दी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसी पद्मावत को उन्होंने कहा समासोक्ति, यानी ये जो रचना है वो समासोक्ति है, ये कहा रामचंद्र शुक्ल ने। और इन्हीं ने पद्मावत को और कहा कि भक्ति काल का वेद वाक्य है ये। पद्मावत को भक्ति काल का वेद वाक्य किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। अब इनकी एक और रचना है जिसकी बात करते हैं, अखरावट। इस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई है। इसमें चौपाइयाँ लिखी है, लेकिन उसमें वर्णन क्या है? एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधित वर्णन किया गया है। उनके बाद में इनकी तीसरी रचना है आखिरी कलाम। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं वो याद रखें। फारसी भाषा में रचित है, ये पहली कृति है, ये पद्मावत से पहले लिखी गई है। देखिए आखिरी कलाम है, फारसी भाषा में है। उसमें रोज़े क़यामत यानी प्रलय के दिन का वर्णन इसमें किया गया है। प्रलय के दिन का यानी मरने के बाद के जो दिन होते हैं उसमें उनको बताया गया कि इसमें कैसे होता है। इसके बाद बाबर के समय लिखी गई है ये। देखिए वो जो पद्मावत है वो तो किसके समय में लिखी गई थी? शेरशाह के समय। और आखिरी कलाम जो है वो पहले लिखी गई है, ये आखिरी कलाम ध्यान रखना पहली है ये रचना, तो बाबर के समय लिखी गई थी। इसमें बाबर की प्रशंसा है। इस पुस्तक में जायसी ने अपने जन्म के संबंध में लिखा है। देखिए इनका एक दोहा आता है जिसमें लिखा है, भा अवतार मोर 9 सदी 30 बरस ऊपर कभी बदी। यानी ये कहते हैं कि जन्म काल 900 हिजरी माने तो जन्म से 30 वर्ष पीछे जायसी कविता करने लग गए थे। ऐसा इसमें जो लाइन है उसमें इससे पता चल रहा है। तो वो कह रहे हैं कि जन्म काल अगर 900 ईस्वी है इनका, तो माने कि जन्म से ये 30 वर्ष पीछे है, लेकिन 30 वर्ष ऊपर कहीं बदी, यानी वो कविता करने लग गए थे। तो आखिरी कलाम में इनके जन्म के संबंधी जो जानकारी है वो मिलती है। अब देखिए प्रसिद्ध पंक्तियाँ इनके बारे में इन्होंने अपनी जो पुस्तक है उनमें कुछ पंक्तियाँ लिखी है, उन्हीं को लिया गया है। इन्होंने लिखा, तन चितउर मन राजा किन्हा हिय सिंघल बुद्धि पद्मनी चीना। यानी पद्मावत से लिया गया है। ये जो लाइन है वो पद्मावत से लिखी है। लिखी किसकी है? लिखी हुई है मलिक मोहम्मद जायसी की। पियो सो कहो संदेश अड़ा हे भोरा हे कार। ये भी किसका लिखा हुआ है? जायसी का। अब जायसी के बारे में कुछ कथन है। जिसे डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है कि सूफी कवियों में एक ही कवि है जायसी, शेष लकीर के फ़कीर। यानी सूफी जो कवि हुए हैं, कुतुबन है, मंजन है, ऐसे अनेक कवि हुए हैं, उनमें से कहते हैं सूफी कवियों में एक ही कवि है, वो है जायसी, शेष लकीर के फ़कीर है। ये कहने वाले हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। उसके बाद में जायसी को किसी और ने कहा, डॉक्टर विजय देव नारायण शाही ने कहा कि जायसी यदि सूफी है तो कुजात सूफी है। ये किसने माना? डॉक्टर विजय देव नारायण शाही ने। अब जायसी की प्रमुख रचनाएं हैं, उसमें जायस नामक स्थान है। तो जायस में कथा है सुनने को मिलती है कि जायसी एक बार शेरशाह के दरबार में गए थे, तो जायसी को देखकर वो हंस पड़े। कौन? शेरशाह, क्योंकि वो एक आंख से काने थे और एक इनका कान है वो खराब था। इस वजह से जो शेरशाह है वो जायसी को देखकर हंसे। तो जायसी के शांत भाव से जायसी ने उनसे पूछा और एक लाइन कही, मोहिका हससी की कोहरही
यानी आप मुझ पे हंस रहे हो या किसी और या कुम्हार पे जिसने मुझे बनाया है, यानी कि ईश्वर पे। यानी तुम मुझ पर हंस रहे हो या उस कुम्हार पर यानी ईश्वर पर जिसने मुझे बनाया है। तो उसके बाद में शेरशाह ने उनसे माफ़ी मांगी और अपनी भूल स्वीकार की। इस तरह से हमने जायसी के बारे में पढ़ा और कुछ अच्छी बातें जायसी के बारे में जानने को मिली। इसी के साथ स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।